कैसा लगेगा आपको कि आप अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, अचानक से पुलिस आती है और आपको पकड़ के ले जाती है, वो भी उस क्राइम के लिए जो आपने किया ही नहीं है। सर कैसा लगेगा कि आपको सज़ा हो जाए, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाए, आपके ऊपर कोई ऐसा एक्शन ले लिया जाए, एक ऐसे एक्ट के लिए जो आपने किया भी नहीं है। ऐसा ही हुआ है एक जीएसटी प्रैक्टिशनर के साथ। अब ये क्या हुआ है एंड एज़ अ प्रैक्टिशनर चाहे आप सीए हैं, सीएस हैं, सीएमए हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, हमें अपनी तरफ से वो क्या प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ भी, कोई भी चीज़ फेस ना करनी पड़े। आज मैं 2 इंसिडेंट्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा और इन 2 इंसिडेंट्स से मैं आपको बताऊँगा कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या गलती करते हैं और क्या-क्या प्रिकॉशंस हमें एज़ अ प्रैक्टिशनर लेने चाहिए। पहला इंसिडेंस हुआ क्या 2018 में कोई प्रैक्टिशनर था, उसने एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया और उसने गलती क्या कर दी, हर जगह अपना मोबाइल और अपनी ईमेल आईडी डाल दी ताकि ओटीपी वगैरह आ जाए। अच्छा, अब वो आराम से फाइल कर रहा था, सब चीज़ें चल रही थी। हुआ क्या यहाँ पर कि एक दिन नोटिस आता है क्लाइंट के पास। किस चीज़ का नोटिस कि आपकी जो आईटीसी है ना, आपने जो आईटीसी क्लेम कर रखी है, वो आपके 2A जो 2A में जो आ रही है उससे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है? अच्छा, बिल आ जाते थे प्रैक्टिशनर के पास, तो वो क्या करता था, पहले ऐसा होता था कि 2B में जितना आ रहा है सिर्फ उतना नहीं, जितने बिल हैं आपके पास, आप चाहो तो मैन्युअली डाल के आईटीसी ले सकते थे। अच्छा, प्रैक्टिशनर के पास ठीक है, वो बताता था कि सर इतने के मेरे पास इनवॉइस है, इतनी आईटीसी है, तो प्रैक्टिशनर क्या करता था उसका जीएसटी रिटर्न फाइल कर देता था और कभी-कभी वो कहता था कि भाई निल का रिटर्न है, तो निल का फाइल कर देता था। तो ये जब सब चीज़ें निकल के आई ना, तो क्लाइंट ने पता है वहाँ क्या बोला? आप सुनोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। क्लाइंट ने सिंपली ये बोल दिया कि सर मेरा मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं और जो मेरे प्रैक्टिशनर साहब देख रहे थे वो ही सब फाइल करते हैं। मेरे पास ना ओटीपी आता है ना मैसेज आता है, मुझे तो यही नहीं पता कि आईटीसी होता क्या है। वो अपने हिसाब से फाइल करते थे, जो वो बताते थे मैं कर देता था। ये बोल के वो इसके मतलब वो वहां से निकल जाना चाहता था कि भाई मैंने अपने प्रैक्टिशनर के ऊपर सारी बात डाल दी, अब भैया डिपार्टमेंट जाने और प्रैक्टिशनर जाने। और प्रैक्टिशनर को बाकायदा बुलाया गया और ये बात प्रूव हुई कि वहां पे जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पड़ा हुआ था वो प्रैक्टिशनर का था। अब प्रैक्टिशनर चाह के भी ये डिनाई नहीं कर सका कि जो इंफॉर्मेशन वो पुट कर रहा है, जो रिटर्न वो फाइल कर रहा है, मतलब इस केस में क्लाइंट को तो सजा हुई, उसके ऊपर पेनल्टी लगी, लेकिन उसमें प्रैक्टिशनर को भी इन्वॉल्व माना गया। ये माना गया कि क्लाइंट एंड प्रैक्टिशनर दोनों ने मिलकर आईटीसी का फ्रॉड किया है। जबकि प्रैक्टिशनर का हो सकता है प्रैक्टिशनर इन्वॉल्व हो, लेकिन उसके फंसने का जो रीजन था वो क्या था कि मोबाइल और ईमेल आईडी प्रैक्टिशनर का था। तो कभी आप अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सर, पहले चल जाता था, अब आपको हमेशा ध्यान रखना है मोबाइल एंड ईमेल आपको हमेशा ओटीपी के लिए क्लाइंट का मांगना है, खुद का नहीं डालना है। सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है सर, कई बार क्लाइंट क्या होता है हमारी फीस नहीं देता है और 3 4 5 6 महीने हम फाइलिंग करते हैं और क्लाइंट फिर हमारे पास से चला जाता है। और होता क्या है फिर कि ये भाई आईडी पासवर्ड उसी उसको ना भी पता हो, मोबाइल ईमेल उसी का ही है, वो क्या कर लेता है ब्रेक कर लेता है। और कई बार ऐसा भी होता है क्लाइंट उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो ओटीपी के लिए बार बार कॉल करो तो वो बता नहीं पाता है। तो देखिए, अगर क्लाइंट ऐसा है कि आपको लग रहा है कि वो आपको ओटीपी नहीं बता पाएगा, कोई रूरल एरियाज़ के हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आप मोबाइल नंबर क्लाइंट का ही डाल दो, ईमेल आईडी आप अपना बना लो। क्योंकि मोबाइल अब आप हर क्लाइंट के लिए आप नया मोबाइल नंबर तो नहीं ला सकते हो, बट ईमेल आईडी बना सकते हो। तो हर एक क्लाइंट का आप क्या करो कि आप उसकी ईमेल आईडी बना लो सबकी अलग-अलग और उसके बाद मोबाइल नंबर उसी का रहेगा, ईमेल आईडी नया बना लो और उस ईमेल आईडी का आईडी एंड पासवर्ड जो है ना वो क्लाइंट के साथ भी शेयर कर दो। वो भी ओवर द ईमेल या फिर उसके व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज कि मैंने नई ईमेल आईडी बनाई थी, उसका आईडी पासवर्ड मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब कोई भी कम्युनिकेशन आएगा आप खुद देख सकते हो ईमेल आईडी ओपन करके। वरना कभी क्लाइंट बोलेगा सर ईमेल पर आया था, मुझे तो पता ही नहीं, ये वो ऐसा नहीं है। तो आप ये एक प्रिकॉशन ले सकते हो कि हर क्लाइंट के लिए आप अलग ईमेल आईडी बनाओ और आईडी पासवर्ड भी शेयर कर दो। इससे एटलीस्ट जो बार-बार ओटीपी माँगने का जो झंझट है ना, वो कहीं न कहीं आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये जो है कि सर वो क्लाइंट भाग जाता है, तो ये तो बॉस ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब आप बताओ क्या रिस्क ज़्यादा सही है?
क्लाइंट का चला जाना या आपका जेल चले जाना। तो बॉस कोई भी ऐसा स्टेप मत उठाइए, बिकॉज़ अब जीएसटी को आए हुए करीब 6 साल होने वाला है। हो ही चुका है बल्कि। तो अब नोटिस धड़ल्ले से आएँगे, नोटिस आएँगे, पेनल्टी आएँगे, पूरा फ़ोकस गवर्नमेंट का है रिकवरी के ऊपर। तो कोई अपनी तरफ से मौका मत दीजिए और बहुत प्रिकॉशंस लेके प्रैक्टिस करिए। दूसरा केस इसी में इन्वॉल्व है कि जो आईटीसी के जो बिल थे, कई बार ऐसा होता था क्लाइंट ने बोल दिया कि इस बार मेरा निल का रिटर्न है और फाइल हो गया निल का रिटर्न। आप भी फाइल कर देते होगे, मैं भी फाइल कर देता हूँ, ठीक है। क्लाइंट ने कुछ बिल दिया, 1, 2, 3, 4 बिल दिए, आपने चढ़ा दिया। क्लाइंट ने बोल दिया कि ये मेरे परचेज़ के बिल हैं, इनको आप दिखा के आईटीसी क्लेम कर लो। अब तो खैर 2B के अलावा होता नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट आईटीसी फर्जी अरेंज करे और कह दे सर जितना 2B में आ रहा है आप उसको देख करके ना फाइल कर दो। कुछ भी हो सकता है। तो अगर क्लाइंट बोल रहा है कि निल का जीएसटी फाइल करना है सर रिटर्न में, कोई भी प्रैक्टिस, सिर्फ जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप क्लाइंट के साथ कोई भी बात कर रहे हो, वर्बली आपको कोई भी बात नहीं करनी है। सब चीज या तो सबसे अच्छा ये है कि आप मेल के थ्रू करिए सारी कम्युनिकेशन। अगर आप ये भी कह रहे हो ना कि मैं आपका जीएसटी रिटर्न फाइल करूंगा, 2000 है मेरी फीस, वो भी आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, मेल के थ्रू। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई फीस बता दी, फिर क्लाइंट आता है, अरे सर इतना कहाँ आपने बताया था, आपने तो 1000 बताया था, आपने तो 500 बताया था। अब क्या हो गया, वर्बली आप बात कर रहे हो तो अब आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, और कल को कोई लीगल नोटिस आता है तो आपके पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि क्लाइंट ने क्या बोला और मैंने उसी के बेस पे फाइल कर दिया। डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई आप प्रैक्टिशनर हो, वो उसने बोल दिया और आपने फाइल कर दिया, आपके पास प्रूफ क्या है? हम कैसे माने कि आप फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं हो? तो इसीलिए सारी कम्युनिकेशन आपको सबसे बेस्ट है मेल के थ्रू, या फिर अगर वो उतना मेल वेल नहीं चलाता है तो व्हाट्सएप के थ्रू। और व्हाट्सएप का बैकअप हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो व्हाट्सएप या मेल के थ्रू सारी कम्युनिकेशन करने हैं, बिल वगैरह मंगाना है, आईटीसी वगैरह फाइल करने से पहले आप उसको बकायदा एक जो ड्राफ्ट आता है ना 3B का, वो मेल कर दो कि ये रहा जीएसटी 3B का ड्राफ्ट, इतना पेबल आ रहा है, ये आईटीसी है, ये जीएसटी टैक्सेबल अमाउंट है, प्लीज कंफर्म। और आपने ये मेरी फीस है, प्लीज कंफर्म। आईटीआर फाइलिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे थे, प्लीज कंफर्म। इसके अलावा कोई और इनकम तो नहीं है, प्लीज कंफर्म। हर चीज कंफर्म करके चलिए। इन शॉर्ट सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए। मैं बताऊं, जितनी भी नोटिस आएंगी जीएसटी में, तो क्लाइंट को तो दोषी माना ही जाएगा, उसको तो गिल्टी माना ही जाएगा, बट एक उंगली आपकी तरफ भी उठेगी, मेरी तरफ भी उठेगी एज अ प्रैक्टिशनर। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही प्रिकॉशन के साथ करिए। कौन सा क्लाइंट कब आपको डिच कर देगा या कब आपको धोखा दे दे सकता है, भाई जब किसी के ऊपर बात आती है ना तो वो तो कह देगा मुझे नहीं पता, मेरा प्रैक्टिशनर जाने। तो यहाँ पर अब आप जाने, आपको अगर सर देखिए सब कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन में है, इन्होंने मुझे बोला ये काम करना है तो मैंने कर दिया। तो यहाँ पर आपके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। आप अगर कोई केस लग जाता है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो मैंने क्यों बनाया है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आप नए प्रैक्टिशनर हो या आप पुराने प्रैक्टिशनर हो, आप कोई भी हो, बट इन चीजों का ध्यान आपको रखना है। अगर आप मतलब सोच भी रहे हो इस प्रोफेशन में आने का, तो भी आप अभी से इन चीजों का ध्यान रखिए। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।